अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज हफ्ते का दूसरा रोज़ है, आपका और हमारा साथ है। उम्मीद है कि अच्छी और बड़ा अच्छा आपका ये दिन गुजरे और उसके साथ साथ अच्छी अच्छी खबरें हम आपसे शेयर करें। ये तो अब हमारे मुल्क की हालात पर जैसे एनवायरनमेंट है ना, दिन अच्छा नहीं गुजर सकता। सुबह सुबह जब घर से तो बाहर निकलते साथ स्मोक के फफूले जो आपके चेहरे पर पड़ते हैं ना, और आपके हलक के जरिए आपके लंग्स में दाखिल होती है, और उसके बाद बोला नहीं जाता, आपसे सांस नहीं लिया जाता, आंखों में इतनी जलन होती है, आपको लिटरली स्मोक का टेस्ट पता चल रहा होता है कि कोई चीज़ जैसे जली हुई है और वो आपके अंदर जा रही है, आप उसे इनहेल कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक। दूसरे शख्स का ये हाल है, ख़ासतौर पे जो लाहौर में रह रहा है, और वो इसलिए हम कहते हैं कि मास्क लगा के निकले, बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि स्मोक जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों को परेशान किए हुए है। आपको सूरज नज़र नहीं आता, सूरज की किरणें आप तक नहीं पहुंचती हैं, स्मोक की वजह से इतना बुरा हाल है। लाहौर तो आलूदा, लाहौर और नई दिल्ली, कल जो था वो दिल्ली टॉप पे था, AQI लेवल उसका सबसे ज़्यादा ख़राब था, आज हमारा है। और हमारे पास स्मॉग की इतनी बुरी और इतना बुरे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ना कि अल्लाह ही रहम करे हम पर। लेकिन जी अब ये तो हमने बात कर ली है, अब ज़रा मैच की बात कर लें तो दुनिया की तारीख का एक अनोखा खिलाड़ी आउट हुआ है जिसने एक गेंद भी नहीं खेली और वो आउट हो गया। एंजिलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, हुआ ये कि वो थोड़ा, उनका हेलमेट टूटा हुआ था, वो चेंज करने गए हैं, उसके बाद जब ग्राउंड में आए हैं तो वो थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुए, जिसके बायस जो शकीबुल हसन है बांग्लादेशी कैप्टन, उन्होंने एम्पायर से कहा कि ये 2 मिनट के अंदर खेल शुरू होना था, नहीं हुआ तो इनको आउट दिया जाए। वैसे तो बड़ा एथिकली गलत है, अगर वो थोड़ा ताख़ीर का शिकार हो भी गए हैं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, उनको आउट करें, ये तो कोई तरीका नहीं। अगर थोड़ा सा लेट हुआ है और आप एम्पायर के पास चले गए। ये ICC के रूल्स एंड रेगुलेशन में है, ये जो क्विक इन्फो है उनकी तरफ से भी ये पूरी एक रिपोर्ट शेयर की गई है, उसके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। फील्ड एम्पायर से इजाज़त लेने के बाद, आपने फील्ड एम्पायर से इजाज़त लेने के बाद जाना होता है, और उसके बाद फील्ड एम्पायर जो आपको पाबंद करता है, आपने उस टाइम के अकॉर्डिंग वापस आना है। लेकिन अभी ये देखें कि वो चले गए। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर श्रीलंकन जो प्लेयर आए हैं, बैटर आए हैं खेलने के लिए, अगर उनका हेलमेट टूटा था, अंडरस्टैंड एक बात हो गई कि उनकी टीम से डकआउट से भी कोई नहीं उनको भाग के, वरना आप देखें वो बैट चेंज करना हो तो भाग के कोई ना कोई पकड़ाने आ जाता है। उन्होंने ना इस चीज को, इसका तस्वुर भी नहीं किया होगा ना कि इस वजह से उनको आउट करा दिया जाएगा। लेकिन उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, कोई 11th प्लेयर, कोई उनका हेल्पर, कोई तो साथ, लेकिन जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो इस चीज को गलत करार दे रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक ट्विटर के ऊपर इतना ज्यादा लोगों ने इसको ट्वीट कर करके बताया है कि ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक बहुत सीनियर वो बैटर है मैथ्यूज़, और ये आई थिंक ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मैथ्यूज़ इस तरह से स्टेडियम के अंदर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं। ये उनकी कोई रन बनाए नहीं, बल्कि कोई गेंद खेले, कोई बॉल खेले, वो आउट हो गए। ये वैसे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल इसके तकादों के खिलाफ है। अगर एक बड़ा प्लेयर है, आप समझते हैं कि आप उसको पिच पे आउट नहीं कर सकते हैं या उसको फेस नहीं कर सकते हैं, हल्की सी उसकी बात को इग्नोर भी किया जा सकता था। क्रिस गेल की मुझे यहाँ पे बात याद आ रही है, जब उन्होंने स्टैम्प पे बॉल करवा रहे तो खिलाड़ी जो है साथ वाला, उनका जो रनर अप था, वो क्रीज से बाहर निकला, उन्होंने विकेट को चाहते हुए उसको आउट कर सकते, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया, और उनकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि ये एक बड़े दिल का मुजाहरा होता है, एक आला ज़र्फी का मुजाहरा होता है। अगर आप स्पोर्ट्स के खेल में भी, इस खेल के मैदान में भी इस हद तक अगर आपके अंदर ज़र्फ नहीं है तो फिर आपके खेल का फ़ायदा नहीं है। आई थिंक वो अगर मेरी तो सारी हमदर्दियाँ मैथ्यूज़ के साथ है। अच्छा, शकीबुल हसन जो है ना, अगर पूरा गो बाय द बुक अगर देखा जाए तो गो बाय द बुक ही इज़ ओके, ही उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी बात नहीं कर दी। हाँ, थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करते तो और हो जाता, लेकिन वो बाय द बुक गए हैं, कोई उन्होंने कोई अनहोनी चीज़ नहीं कर दी, लेकिन बाय द बुक डिस्ग्रेस कर दिया, लेकिन मार्जिन दिया जा सकता है, डिस्ग्रेस कर दिया उन्होंने जो। खैर, ये तो क्रिकेट की तारीख का एक अनोखा वाकया था जो हमने आपसे शेयर किया। अब हाइलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं। ICC वर्ल्ड कप, सट्टेबाज सरगर्म, शाहीनों का कर्रारा जवाब, आलमी इवेंट की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। वोट नहीं मईशत, नून लीग का नया नारा, क्या नया बयानिया आवाम के लिए काबिल कबूल होगा? इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी या मदद के लिए वक्फा, सलामती काउंसिल का इजलास भी बेनतीजा खत्म। UNO सेक्रेटरी जनरल भी सीखपा।
मौसम सरमा की आमद, लुंडा बाजार भी पहुंच से दूर, सर्दी का महंगाई से मुकाबला, आवाम हो चुकी दीवालिया। और आपको बताएंगे कि आपका बच्चा गेमिंग के नशे का शिकार क्यों है। तो जनाब ये तो थी हमारी हाइलाइट्स, और अब खेल की ही ज़रा बात करते हैं। और हमारी आज की हाईलाइट भी यही थी कि एक तो ये कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। इंडिया में वैसे आपको पता है कि जुआ मैं उसे कह लेती हलाल कर दी है। पर है दुनिया की सबसे बड़ी। आईपीएल के अंदर अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं तो वहां पर उन्होंने लीगल कर दी है। ये गैम्बलिंग लीगल है, आईपीएल के अंदर गैम्बलिंग लीगल है। इंडिया जो है गैम्बलिंग का गढ़ है, और इंडिया में पूरा आईपीएल जो है इसके बेसिकली बज़ाहिर ये लगता है कि आईपीएल को खिलाड़ी चला रहे हैं, वहाँ की आईपीएल लीग चला रही है। बेसिकली ये गैम्बलर्स हैं जो चला रहे हैं। ऐसा ही हुआ है जनाब, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी जुए की ऑफर की गई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जुए की ऑफ़र की गई, बल्कि बाकायदा एक वो ब्रांड था जिसने कहा है कि आप हमारा अगर इस लोगों को कैरी करते हैं तो हम आपको पैसे भी देंगे। जिस पर हमारे खिलाड़ियों ने अब तक की इतलात के मुताबिक मुसलसल इनकार किया, बाकायदा इनकार कर दिया है। अच्छा, कि वो इनके निर्गे में नहीं आएंगे। ये फिर बहुत बड़ा एक बात है। आपको पता है कि पहले जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों के जो आना चलना फिरना है बड़ा लिमिटेड कर दिया है, उनको अपने होटल में है। पाकिस्तानी स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कोई ऐसे आके मिल नहीं सकता है, बड़ा महदूद कर दिया है। ये अच्छा किया है, वरना आपको पता है कि यही जुआ पाकिस्तान में कितने हमारे ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ थे, सलमान, बट कितने हमारे मायानाज खिलाड़ियों का मुस्तकबिल इसने खाया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको जो है ठुकराया गया है। अजहर खान साबिक क्रिकेटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, क्या आईसीसी की जिम्मेदारी नहीं है कि मेक श्योर करें जिस तरीके से ये गैम्बलर्स हमारे प्लेयर्स को अप्रोच करते हैं, इस हद तक ये ताकतवर होते हैं कि इनकी रसाई वहाँ तक होती है, आईसीसी को इस ज़िम्मन में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि कैसे एक बड़े इवेंट के लिए गैम्बलर जो है ऑफर कर सकते हैं पैसों की? मुश्किल है इसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं आईसीसी के जो कि फॉलो करते हैं। उनके जो एंटी करप्शन के जो उनके वजीर, उनके जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, और वो हर कंट्री में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि टीम के साथ ट्रैवल करता है। और खुदा न खास्ता कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो वो जो एंटी करप्शन यूनिट का जो ऑफिसर होता है जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो फौरन इन चीज़ों का ना अदराक करता है, और उसके बाद वो ना आईसीसी को भी मतला करता है और फिर अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से भी बात करता है। तो एक तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि इतनी सिक्योरिटी में और इतनी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बावजूद भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है, और इसको फौरन इसका नोटिस लेकर और इसको इसी वक्त कर्व करना चाहिए। इसको बिल्कुल लाइटली और लीनियंट नहीं लेना चाहिए, और मेरा ख्याल आईसीसी की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों का, क्योंकि ये उसका इवेंट है, मेगा इवेंट है, बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट है, तो ऐसे वाकया जो है वो रियली प्लेयर्स के लिए बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। तो इसका जितने जल्दी नोटिस लिया जाए। अच्छा, ये जो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो सट्टेबाज हैं ये ऑब्वियसली ये हैं तो इंडियंस ही ना, तो उन्होंने ही राब्ते किए और उन्होंने ही करोड़ों की ऑफ़र की है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को या बीसीसीआई को खुद नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए जी, ये तो इंक्वायरी जब होती है ना, अगर फर्ज करें किसी भी प्लेयर्स को अगर ये ऑफर हुई है तो वो किस शक्ल में हुई है, टेलीफोन पर हुई है, पर्सनल कांटेक्ट पर हुई है, या उसको कोई वेबसाइट से बात हुई है, या कोई टेलीफोन, या आपको पता है कि ये जो सेल फोन है ये जब भी ऑन होते हैं तो लोग जो है तरह तरह के मैसेज भेजते हैं। तो ये तो जब अच्छा, ये जो बैटिंग आपको पता है कि आपका आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, ऐसी ऐप्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जिस पर जाकर आप बैट इजीली कर सकते हैं, और होगी वो ऐप ही, तो वो जो बैटिंग के ऐप के जरिए ये ऑफर की गई है उन्हें।
अच्छा देखिए, ये भी एक देखिए, जो ऐप जो है वो अगर डाउनलोड हुई है और यहाँ किसी भी टेलीफोन, ये तो आप जब इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने ये ऐप जो है वो डाउनलोड की है और किस तरह उसने कांटेक्ट किया है, और जिससे कांटेक्ट हुआ है क्या उसने फौरन अपने एंटी करप्शन यूनिट को, मैनेजर को या अपने सिक्योरिटी वालों को ये चीज बता दी है कि जी मुझे इस तरह की ऑफर हुई है और इस वक्त हुई है और ये टाइम था और इस नंबर से हुई है, तो वो फौरन जो है ना उस पर एक्शन लिया जाता है और फिर वो प्लेयर जो है बरूद जिम्मा हो जाता है। अच्छा अदर साहब, आप भी अपने टाइम में क्रिकेट खेलते रहे हैं, आपके टाइम में भी ऐसी ऑफर्स तो आती रहती होंगी प्लेयर्स को, जिस तरह हमने माजी में देखा है। मोहम्मद आमिर की मिसाल हमारे सामने है, मोहम्मद आसिफ है, सलमान बट है, करियर पूरे इन लोगों के बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। तो सर पीसीबी के अपने एसओपीज क्या कहते हैं अगर कोई खिलाड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ में पाया जाता है? मैंने आपको बताया ना कि अभी आपने तीनों खिलाड़ियों को नाम किया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि पीएसएल में जिनके ऊपर इंक्वायरीज हुई और उनको फाइन हुआ और उनको खेलने पर पाबंदी लगी। तो आप अगर इतने पैसों के लिए अपने कैरियर को दांव पर लगाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी। अब आप जिन तीनों प्लेयर्स का नाम लिया वो इतने ही जबरदस्त खिलाड़ी थे कि सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान की टीम को हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बदनामी भी हुई, हमने अपना जो है टैलेंट भी जाया हुआ, कल्चर भी हमारा जो है वो भी रेजा रेजा हुआ। उससे इन प्लेयर, मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर दोबारा कभी आ सकता है? इट इज इम्पॉसिबल नाउ। तो वो उससे तो अपने पाँव पर खुद की लाड़ी मारी, क्या जरूरत थी आपको ऐसी चीजों में पढ़ने की? तो जो आपने अभी एसओपी की बात की ना, पीसीबी की, वो मौजूद है। उसको बिल्कुल आप जहां भी क्रिकेट होती है, कहीं भी किसी भी शक्ल में, T20, वनडे, टेस्ट मैचेस, ऐसे मौकों पर वो फौरन जो है ना, अगर कहीं भी ऐसी इत्तला मिलती है उनको या प्लेयर्स को अप्रोच किया जाता है तो वो फौरन जो है अपने एंटी करप्शन यूनिट को वो इत्तला करते हैं कि हमारे साथ इस तरह का सिलसिला हो रहा है, तो प्लीज इसको आप देखें। अच्छा, वैसे आईसीसी की तरफ से कुछ, एक तो ये कि जो प्लेयर्स इसमें मुलव्विस हैं उनके तो करियर्स तबाह हो गए, लेकिन जो ऑफर्स करवा रहे हैं, जो ये सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उन पर भी मुकदमात हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके? इसके बारे में बिल्कुल मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो कि इन लोगों को जो कि ऑफर कर रहे हैं और जो इस तरह के महरिकात में जो मौजूद हैं उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो अपना ये जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया ये इसको खत्म करके इनको कड़ी सजा दी जाए। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात की है। ऐसे लोगों का बिल्कुल कला कमा करना चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए जो इस बिजनेस में मुलव्वस है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। लास्टली मैं चाहूँगी कि जो कल श्रीलंका के जो बैटर है मैथ्यूज, उनके साथ जो हुआ है उसमें आपका क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। अगर आप मुझे 2 मिनट देना तो जी, मैं प्लीज आपको इसकी पूरी तफसील देता हूँ। देखें, आईसीसी प्लेइंग कंडीशन और उसमें साफ जाहिर है कि जब एक खिलाड़ी आउट होता है ना तो विद इन द 2 मिनट्स उसको क्रीज पर आकर गार्ड पोजीशन पर खड़े होकर गार्ड लेना पड़ता है। ठीक है जी। अब जब एंजेलो मैथ्यूज जब आए थे, उन्होंने अपनी हेलमेट जब ठीक करने की कोशिश की तो हल्का सा जोर लगा तो उनकी जो स्ट्रैप थी ना वो टूट गई। अब 2 चीजें थी, या तो बगैर हेलमेट के गार्ड ले लेते और उसके बाद वो हेलमेट मंगवा लेते या उसको वो सही करवा लेते, या ये था कि वो जो उनका प्रोटोकॉल है आईसीसी का कि 2 मिनट में आप गार्ड पोजीशन पे होंगे, जो वो नहीं हुई तो एक फील्डर ने जाकर अपने कप्तान, बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को कहा कि आप अपील करें, ये 2 मिनट से ज्यादा हो गया है। उन्होंने अपील जब की तो दोनों अंपायर आपस में आए, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने टीवी अंपायर के साथ ये डिस्कस किया कि इनको आए हुए कितना वक्त हो गया है। उन्होंने कहा जी इसके 2.5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और ये जब आए हैं तो 2.5 मिनट हो चुके थे, तब इन्होंने ये अपनी जो हेलमेट है उससे इन्होंने स्ट्रैप ठीक करने की कोशिश, जो टूट गई। जब ये बात हुई तो अंपायर ने जाकर शाकिब से कहा कि आपने अपील की है आउट की, आप उसको कायम है या विड्रॉ करना चाहते हैं? शाकिब ने कहा नहीं जी मैं नहीं विड्रॉ करना चाहता, वो कायम है। उसके बाद फिर दोबारा डिस्कशन जब हुई तो उसमें फिर ये पाया कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो अपना टाइम बार की वजह से वो
टाइम आउट डिक्लेयर्ड होंगे। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी प्रीएम्बल है आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन का, कि जहां पर स्पिरिट अगर उसका कोई नुकसान हो रहा है तो पहले आप स्पिरिट को देखते हैं, आप लॉ ऑफ कॉमन सेंस को देखते हैं, उसको आप जब अप्लाई करते हैं तो इस पर अंपायर जो थे बेबस हो गए। टीवी अंपायर भी मौजूद था वहां पर अपने कमरे में जब सारी डिस्कशन पूरी हो गई और शाकिब ने अपील वापस लेने से इनकार कर दिया तो देयर वाज नो अदर सॉल्यूशन देन कि उनको आउट देना पड़ा। लेकिन सर एथिकली देखा जाए, जिस तरह आपने भी कहा है, तो ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ के अगर आप खेल में उनको मौका दे दें, इतना मार्जिन, इतना ज़र्फ होना चाहिए वैसे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शाकिब को ये अपील वापस ले लेनी चाहिए थी। दुनिया में ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान थे इमरान खान, उन्होंने लाहौर में इंडिया के एक प्लेयर था वो LBW हो गया था तो उसने बड़ी रिजल्टमेंट शुरू की थी जी मैं नट आउट हूँ, तो अंपायर ने हालांकि आउट दे दिया तो कप्तान ने अपनी अपील वापस ले ली और दोबारा उनको खेलने की दावत दे दी कि आ जाओ एक दफा फिर तुम्हें हम आउट कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल सर सही कहा। सर लास्टली अब ये बता दें, देख रहे हैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाता हुआ? सर ये दुआ मांगे कि जो मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका का ये वॉश आउट हो जाए और पाकिस्तान आराम से श्रीलंका जीत जाए किसी तरीके से। हमने अपने जीतने की तो दुआ मांगनी है, हमने दूसरों के हारने की भी दुआ मांगनी है। पहले उनके हारने की दुआ मांगनी है, अगर न्यूजीलैंड हारेगा तो फिर उसके बाद हम अपने जीतने की दुआ करेंगे ना। जी बिल्कुल, अगर न्यूजीलैंड एक कॉम्प्रिहेंसिवली और क्लिनिकली ज्यादा मार्जिन से जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल आने के चांसेस जो होंगे ना फिर वो अल्लाह ताला के ऊपर ही है कि वो कोई मौका दिखा दे। चलें सर, आप भी दुआएं करें, हम भी दुआएं करते हैं, वैसे भी पूरा मुल्क की दुआओं पे चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदर साहब आपका। अब असल चीज ये है कि श्रीलंका जो है ना, लेकिन श्रीलंका दुआओं के साथ भी करता है। वो देखिए पूरा क्रिकेट बोर्ड ही उन्होंने उड़ा के फेंका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखिए कि वो ये होता है कि विजन, आपने अगर किसी चीज को तब्दील करना है, आपने किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। हमारे यहाँ पर एक चेयरमैन, वो देखते हैं, हमारे यहाँ पर एक चेयरमैन जो है उसको इतना मुतनाज़ बना देते हैं, एक कैप्टन को इतना मुतनाज़ बना देते हैं। अब चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, किसकी बात चलेगी, चीफ सेलेक्टर कौन होगा। आपको पता है ये चीजें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब मेरिट पे लोग होते हैं, नेपोटिज्म किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आते। पसंद लोग फेवरेटिज्म की बुनियाद पर आते हैं तो फिर वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती। हमारे बोर्ड को, हमारी टीम को, हमारी पूरे लोगों को, जो हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, उनको श्रीलंका की मिसाल लेनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उड़ा के उनको बाहर फेंका। जिल्लत हमें शिकस्त ली है और इसका जो क्रेडिट है वो बोर्ड को जाता है कि उन्होंने कैसी तैयारी करवाई है, किस किस्म के जो बैटर्स थे उनको तैयार करके भेजा, उन्होंने पूरा बोर्ड उड़ा के रखा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, जो कप्तान होता है, कैप्टन कहता है कि ये बोर्ड की गलती है, बोर्ड कहता है ये मैनेजमेंट कमेटी की गलती है। होता कुछ भी नहीं है। ऐसे एक्शंस हो ना, आप देखिएगा, आई एम श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम होगा तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। अब ये देखिए कि श्रीलंका जो है, कल भी जो बांग्लादेश के साथ मैच था, आप ये देखिए कि वो हार तो गया, बांग्लादेश जीत गया। चलो अल्लाह अल्लाह करके एक बांग्लादेश को पता भी नसीब हुई, लेकिन अगला मैच जो है आप लोगों ने, श्रीलंका वालों, ज़रूर जीतना है, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड को हराना है तो फिर हमारे को सेमीफाइनल में कोई जगह बनेगी। श्रीलंका के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी बातें, दुआएं, नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड का जो मैच था ना, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड के मैच में हम अगर मगर के खेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आखिरी गेंद तक हमारा अगर मगर का सिलसिला चलता रहा। और ये अगर मगर का सिलसिला मजीद तब मजा आया ना, हाँ, क्रिस्पी हो गया जरा मैच का, वो जरा क्रिस्प आ गया कि भाई कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी खेलना है, नहीं खेलना है। लेकिन न्यूजीलैंड के मैच के साथ खैर इवेंचुअली हमें मज़ा तो बहुत आया। 400 का टारगेट था, लेकिन फिर भी हम 21 रन से जीते हैं। फ़खर ज़मान को इसका कर जाता है। We have to go on a break. Stay with us. ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी कुछ सियासत की बात करेंगे। और सियासत में आपको पता है कि नवाज शरीफ की एंट्री हुई है वापस, और एंट्री के बाद अब उनका जो एक बयानिया था ना, जारहाना, वो जब लंदन से वापस आए थे तो लंदन से वापस आने के बाद ही बड़ा उसमें चेंज आ गया था। नासिर मियां साहब खुद बदले हैं,
उनका बयानिया भी बदला है। इससे पहले आपको याद होगा वोट को ललकारा जाता था उनकी जानिब से, एहतसाब की बात की जाती थी। अब मियाँ साहब ने बदलने के साथ साथ अपने बयानियों को भी बदला है। अब ये कहा है कि वोट नहीं बल्कि मईशत ठीक करेंगे। एक दफ़ा फिर से मियाँ साहब ने कहा है कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, तरक्की का सफ़र जहाँ पे रुका था वहीं से शुरू होगा। वैसे बाय द वे पिछली 3 दफ़ा तरक्की के सफ़र को क्या हुआ था? अच्छा, वे 2018 से पहले तक आप ये देखें कि नए इलेक्शन होने से पहले तक इस कदर बुरे हालात नहीं थे। उस टाइम पे इकोनॉमिकली हम बहुत बेहतर थे, डॉलर की वैल्यू इतनी नहीं हाई हुई थी, पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। एक तो ये रहा, लेकिन दूसरा फिर कोरोना आया और ग्लोबली पूरे दुनिया को ही जंगों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ असरात जो है वो पाकिस्तान पर आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो उनकी नून लीग की किसी बात तक दुरुस्त है कि अपनी कारकर्दगी 2018 की अगर वो बात करते हैं तो वो बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी भी थी। हमारे गर्दिशी कर्जे खत्म हो चुके थे, है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 16 माह को ऐड नहीं ना करते पीडीएम वाले। वो उसमें आते हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, तो वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को नवाज शरीफ ऑन नहीं करते हैं। सवाल तो ये है कि अब ये नैरेटिव जो था। नया नून लीग मैदान में लेकर आई है ये कितना कामयाब होगा, इस पर बहुत अच्छा। दूसरी तरफ ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जरदारी साहब इससे पहले शिकवा कर रहे थे कि नून लीग को जो है नवाज शरीफ सबके चहीते बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, और आपस में नाराजगियां भी थी बड़ी ज़्यादा, आपस में ना इनकी खिलाफ बयानात आ रहे थे इलेक्शन से पहले। तो एक स्ट्रेटजी समझा जा रहा था कि शायद इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कैंपेन भी हो सकती है, लेकिन फिर इसमें शिद्दत आ गई थी और लिटरली पता चल रहा था कि अब दोनों पार्टीज एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं, और ज़्यादा शिकवा तो पीपल्स पार्टी को था, नून लीग से भी था और नून लीग को लाने वालों से भी था। तो अभी ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि इन दोनों का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ते में जो अहम मामलात हैं उन पर गुफ्तगू हुई है, और जो मिसाक मईशत है वो कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें मिलकर इसको आगे लेकर आगे बैठना होगा। बैठते हैं या नहीं? सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब जो कि नून लीग के अहम रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, ये जो अब नया नैरेटिव मियाँ साहब ने दिया है, क्या ये अपने तकमील तक पहुँचेगा या इस नैरेटिव का, इस बयानिए का भी वही हाल होगा जो वोट को इज्जत दो के बयानिए का हुआ है? बिल्कुल मियाँ साहब का जो बयानिया है और बयानिया मईशत है, पाकिस्तान की मईशत को चाहे हम सियासी कुर्बानी देनी हमारे खाते में डालते हैं। डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है सर। आवाज़ कम आ रही है जी, अब ठीक आई है, अब बोलिएगा सर। सर अगर फ़ैन चल रहा है तो काइंडली फ़ैन बंद करवा दें, मेरे ख्याल से उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली ये बात है जो हालात है मुल्क के, जो ठीक करना हमारी अवली मुल्क सियासी पर। सर आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप मुस्लिम लीग नून का एक ले रहे होंगे कि अब जो एकदम से आया है नून लीग का बयानिया, ये कि अब पाकिस्तान की मईशत को रखा जाएगा बलाए ताक, लेकिन उसमें क्या तमाम सियासी जमातें आएंगी? अगर मिसाक मईशत की बात हो रही है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हो रही है, जिससे पहले शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना शुरू होगा, तो उसमें क्या अब चेयरमैन पीटीआई होंगे, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान भी है, और उसके साथ साथ भी दूसरी चीज़ अहम ये है ना कि नए नैरेटिव की आवाम में एक्सेप्टेंस कितनी होगी, ये बहुत बड़ी चीज़, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आवाम में एक्सेप्टेंस इसकी कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले जो नून लीग का नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, तो वो नैरेटिव तो आवाम ने हाथों हाथ लिया था, बहुत मकबूल हुआ था। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन तमाम बाई इलेक्शंस में पीएमएलएन ने वाज़े कामयाबी हासिल की थी। अब नया नैरेटिव आवाम में कितना मकबूल होगा? नियाज़ी साहब बताइएगा सर, नए नैरेटिव में इतना दमखम है कि आवाम इसको हाथों हाथ लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे इसको, और ये ज़रूरत है, आवाम भी समझते हैं कि हमारी मिशत पे क्या है, जो खासतौर पर जो गरीब होता है वो अपने मसाइल का हल है। वो हमारा जब आखिरी 2013 से 2018 वाला दौर देखता है और महंगाई की जो शरत वक्त थी, तो लोग उसी दौर के तो तलाशी हैं। ये रहना बात है कि 2013 से 18 भी हमें जो है पूरे 5 साल जिस तरह हमने हुकूमत पूरी की,
पहले 15-16 महीने धरने रहे, फिर उसके बाद मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया और रोजगार के मौके मुहैया किए, सी पैक किया, बहुत से मनसूबे किए। तो जो भी समझदार एक बंदा पाकिस्तानी है, जो जिम्मेदार पाकिस्तानी है, वो यही समझता है कि मियां साहब के पास अच्छे मनसूबे हैं और वो मुल्की और जो गरीब तमाम तबके की बहुत बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। उसके लिए मियां साहब चाहे अभी जरदारी साहब से, जैसे आप फरमाया कि टेलीफोनिक रब्ता किया है, बहुत सारी सियासी जमात से रब्ता करेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं तो फिर भी हम तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे कि हमारे साथ आएं और मुल्क की बेहतरी के लिए करें। ये वक्त क्या करें कि नहीं, बल्कि रियासत बचाने के और रियासत बचाने के लिए सबको कुर्बानी देनी चाहिए। बल्कि हमने तो ये भी कहा है, हमारी लीडरशिप ने तो ये भी कहा है कि हम पीटीआई को भी दावत देंगे अगर हुकूमत में आते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो। तो इस वक्त मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर को, सियासी जमातों को और तमाम लोगों को एक पेज बयान होगा ताकि उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, हमारी भविष्य। लेकिन नियाज़ी साहब, आपने कहा कि अल्फाज की हद तक तो बहुत खूबसूरत बात है कि पीटीआई को भी आप दावत देते हैं, बट आपके जो सीनियर अहम तरीन रहनुमा हैं उनके बयानात देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब के, सदीकुल फारूक साहब के, वो तो कहते हैं कि 9 मई के बाद ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो शरपसंदों का एक टोला है। तो सर बयानात में बड़ा वाज़ेह तज़ाद है, लीडरशिप कंफ्यूज है या फिर एक सियासी बयान की हद तक की ये बात कही जा रही है? नहीं, वो तो हमें कैटेगोरिकली कहा है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनसे तो किसी तरीके पे माफ़ी नहीं किया जा सकता। उन पे तो कोर्ट्स में केस करने चाहिए और बल्कि उनको अपने किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन जो मुल्क के इदारे हैं, कोर कमांडर के घर पर कोई हमला कर दे और हम कहें कि नहीं वो मुल्क की सियासत में हिस्सा ले, कभी नहीं, ऐसा नहीं। पहले अपने आप को क्लियर कराएं, उसके बाद उनसे सियासी बात होगी। उसमें सारे जो कुछ सियासी जमात है वो एक मेन स्ट्रीम इलेक्शन आया, लड़ेगी और उसके बाद जो जितनी सीटें जीतेगी उससे हम बात करेंगे। ये तो हम तो 9 मई के वाक़यात से तो सेनेटर साहब, 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस था, एक नई जमात बनी है और सब उसमें चले गए हैं, जिनके नाम आए थे, जिन पर केसेस भी थे, वो सब जैसे ही पीटीआई छोड़ी है उन्होंने वो दूध में से मतलब पाक होते गए हैं, ड्राई क्लीन हो के अब वो आईपीपी का हिस्सा बन चुके हैं। तो उन्हीं के साथ बात ये आ रही है कि पंजाब में आपसे सीट एडजस्टमेंट होगी। तो क्या नून लीग की क्या पॉलिसी होगी? एक तरफ 9 मई के बाद कल्प्रेट्स जो हैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा, दूसरी जानिब उनके साथ मिलकर हुकूमत भी की जाएगी। 9 मई के वाक़यात जो मुलव्वस हैं और जो इन्वॉल्व हैं, जिन पे केसेस चल भी रहे हैं, उनको सियासत नहीं होगी। लेकिन बाकी जो जमात है जिसने इन वाक़यात में हिस्सा नहीं लिया, बहरहाल एक सियासी वो पार्टी हुकूमत है, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, ये तो इलेक्शन साबित करेगा ना। तो उसमें जो इसके सारे जमात में नहीं कर सकते, सारे इस तरह नहीं सेनेटर साहब देखिए, जिन पर अभी केसेस चल रहे हैं वो तो सिविलियंस हैं जो अभी तक दहशतगर्दी के मुकदमात में भी मुलव्वस हैं, और बाकी लोग, कुछ लीडरशिप के कुछ लोग, चीदा कुछ लोग हैं जो कि अंदर जेल में मौजूद हैं अभी। लेकिन बाकी जो कि जिनके टेप वीडियो ये फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड आ गया था, किसने कितनी बार फ़ोन किया, कौन कौन मुलव्वस रहा, उन सब ने बस पीटीआई से ऐसे छोड़ी है और उसके बाद वो आईपीपी में चले गए हैं। तो क्या इस पर सारे गुनाह माफ़ हो गए? इस पर कोई आपकी जमात का मौक़िफ़ नहीं है? ये तो जो जेल में हैं बेचारे वो तो सिविलियंस हैं ना, इन्हीं लोगों के कहने पर तो वो उन्हीं के हल्के के लोग होंगे जो इनकी सपोर्ट में बाहर निकले हैं। देखिए जी, हमने पहले इस 12 दिन से यही एक तीरा रहा है कि हमने किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं, कार्रवाई नहीं करनी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। हाँ, कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम कानून को सपोर्ट करेंगे और कानून के तहत अगर कोई मुजरिम है उसको कोई हाथ में सजा देने के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बहुत गंभीर जराइम में छोटे मोटे वाक़यात नहीं जिनको तर्क किया जा सके। 9 महीने तो मुल्क के त्योहारों जड़ों को हिला दिया था। लेकिन न्याजी साहब सर, यहाँ पे मसला ये है कि लीडरशिप के पास तो ये ऑप्शन है कि वो 9 मई की मजम्मत करे और दूसरी पार्टी में चली जाए, गुनाह भी माफ़ हो गए और नई पार्टी में उनको वेलकम भी किया जाता है। जो आम वर्कर है जिनके कहने पे उकसाया गया था, वर्कर के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। वो ना बेचारा मजम्मत करने का इख्तियार उसके पास है, ना वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है। बेशुमार नौजवान लड़के लड़कियों के मुस्तकबिल तबाह हो गए हैं। जी, वही तो नौजवान लड़के लड़कियों के लिए अब सुनहरी मौका है, इलेक्शन आ रहे हैं।
उनके उनकी जो पार्टी में अच्छे लोग हैं उनको आगे लें, सपोर्ट करें और वो जितवाएं, फिर आके पार्लियामेंट का रोल अदा करें। मुझे तो एक मतलब एक छानी सी लग गई है ना 9 मई के वाकयात पे कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन दोस्त है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। और जरूर हम तो जमहूरी लोग हैं ना, हम तो इस चीज के कायल हैं कि जमहूरी मैदान मुकाबला किया जाए। हाँ, तो मुलविस हैं, बिल्कुल उनकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, कुछ में एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारों के साथ करें, हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी। तो मुलविस हैं इस 9 मई के वाकयात में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए सेनेटर साहब, अभी पीपल्स पार्टी से जो आपके राब्ते हुए हैं, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने आपस में राब्ता भी किया है, तो ये आगे सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उसमें भी आएगा? कोई मरियम और बिलावल में भी राब्ता होगा? कोई आपस में इनके जो शिकवे शिकायत हैं वो ख़त्म होंगी, या इलेक्शन से पहले इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ बयान दे के वोट लिया जाएगा? ये भी एक कैंपेन का हिस्सा है। जी, इसको देखो, हमने एक इलेक्शन के लिए हॉल बनाना है, उसके लिए मुझे नहीं पता कि इस डिटेल का नहीं पता कि मीर साहब और सरदारी साहब क्या बातचीत तय हुई है, लेकिन ये इस्हाकडार साहब की स्टेटमेंट हमने कुछ 4-5 दिन पहले देखी होगी कि मीर साहब की मुलाकात होगी। इससे मुल्क में ये सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो डाउन होगा और एक मतलब फिजा बनाई जाएगी मुल्क में रखने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने जल्दी इलेक्शन होंगे उसके लिए मुल्क में जल्दी स्टेबिलिटी आएगी और हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि पॉलिटिकल मैंडेट के साथ बंदे बहुत बड़े पैसे कर सकते हैं मुल्क के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए। तो इससे तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बताली साहब भी ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बाकी सियासी पार्टी भी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो। जब तक इलेक्शन नहीं हो गया हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, इलेक्शंस की तो डेट अनाउंस हो गई है, इलेक्शंस होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो कैसी तैयारियां हैं? कोई अभी तक जलसे जुलूस उस तरह पीएमएलएन भी कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही, कोई मोबिलाइज किया हो, कुछ चैनलाइज किया हो? पंजाब तो आपका गढ़ था, कोई यहाँ पर कोई रैलियां शैलियां निकाली जा रही हों? नहीं, वो स्टेज होती है ना, अभी तो पार्टी ने फॉर्म फिलअप करके और जो जमा करा रहा है, 10 नवंबर तक जो है वो दरखास्तें सिलसिला ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मियां साहब के जलसों को प्रोग्राम बनाया जा रहा है हर मुल्क के हर शहर में, तकरीबन मियां साहब का या मरियम नवाज साहब का या हमजा साहब का या शहबाज साहब का टिकट मिलने का क्राइटेरिया क्या होगा? नून लीग के अंदर क्राइटेरिया क्या है टिकट मिलने का? टिकट ये है कि पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा होना और मुल्क की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसने कितनी दी हैं, तो ये क्राइटेरिया होता है। जन्नत के टिकट किसने बांटे हैं, कितने? ये टिकट जो है ना, वो जज्बाती लोग होते हैं। तो आपने देखा लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जिस तरह जैसे में लोगों ने शिरकत की, और मैं तो आवाम में बैठ के जलसा भरा, और जो बेचारे गरीब लोग थे, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, और जिसको जो अंदाज में नारे लगा रहे थे न्याजी साहब, ये बताइएगा कि कभी इम्कान है कि पंजाब में गवर्नमेंट आपकी ही कायम होगी, तो सीएम कौन होगा? किसको देख रहे हैं? हमजा शहबाज होंगे, मरियम नवाज होंगी, कौन होगा? देखो, ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी जी। तो मियां साहब का फैसला आदमी होता है, अपने वो हमेशा अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर से मशवरा करते हैं, उसको जो उस वक्त हालात क्या होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप देखो, हमने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, तो ज़ाहिर है किसी को कुछ देना होगा, तो उसमें क्या तय होता है वो कुछ कहना कबल वक्त है। तो बस हतमी इख्तियार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, इसको नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब बात कर रहे थे पीएमएलएन के हवाले से। लेकिन ये चीज़ है, अब देखना यही है कि इस नैरेटिव को आवाम में कितनी पजीराई होगी। अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो गरीब आदमी के लिए वाकई में सबसे बड़ा मसला, नब्ज़ पे तो मियां साहब ने हाथ रखा है। लोगों को यही चीज़ है कि उनका किसी तरह रिलीफ मिले, कोई महंगाई कम हो, कोई हालात बेहतर हों। अगर तो मियां साहब अपनी इस नैरेटिव को लेकर आवाम तक आवाम तक पहुंचाते हैं, हाँ। तो इसकी ये पजीराई तो उसको मिल सकती है, बट लोग ये भी सवाल करने को हक बजानिब है कि इससे पहले भी एक नैरेटिव दिया था पीएमएलएन ने, वोट को इज्जत दो,
क्या इस नैरेटिव का अंजाम भी वैसा ही होगा, अधूरा छोड़ दिया जाएगा, या फिर वाकई में ये नैरेटिव पर अमल तो होगा? चले गए थे नवाज शरीफ, लेकिन ही इज़ बैक नाउ। अच्छा, अगर वो इक़्तिदार में आते भी हैं तो सिर्फ इकॉनमी के मसले नहीं है, आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अमन अमान का अफगानिस्तान से जो लोग वापस महाजरीन को भेजा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फैटफ के अंदर आप ग्रे लिस्ट में हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। IMF से आपको जो आपने ब्रीच किया था लास्ट उनके साथ मुआहदा, और उन्होंने हमें जो इंस्टॉलमेंट देने के लिए तरसा दिया था और पता नहीं कौन कौन सी शराइत थी, IMF को किस तरह से मनाया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, चाइना आपसे नाराज़ है, बाकी तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत से ऐसे महाज हैं जिस पे मियां साहब को काम करना होगा। लेकिन अभी तो सवाल ये होता है ना कि इलेक्शंस तो हों, इलेक्शंस हों, और उसके बाद फिर ये भी देखना है, आप PTI फैक्टर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गो कि उनकी कायद जो हैं वो जेल में हैं, बट उसके बावजूद एक बड़ी पॉपुलैरिटी तो है, आवाम के अंदर वोट बैंक तो मौजूद है PTI का। लेट्स सी अब देखते क्या है, अब होता क्या है। लेकिन अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं, गो के 8 फरवरी की तारीख दे भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी लोग अनसर्टेनिटी का शिकार हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। ये वो बहुत से भी सवालात हैं जिसका लोगों को भी जवाब नहीं होता। अच्छा, अभी एक बड़े इंटरेस्टिंग डेटा जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग या तो राइट हुक से काम करते हैं या लेफ्टीज होते हैं, और बॉलर्स आई एम लेफ्टी। ओह माय गॉड, प्लीज आई एम लेफ्टी। आई एम लेफ्टी, यू आर नॉट लेफ्टी एट ऑल। बस मैं खाना राइट हैंड से खाता हूँ, लिखते भी, हाँ, लिखता भी राइट हैंड से। उसके अलावा क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग, हर चीज कोई वेट कैरी करना हो, मैं लेफ्टी हूँ। क्या बात है भाई, ये देखें, इतने ज़हीन आप हैं तो नहीं है जो इस रिपोर्ट के, बिल्कुल भी नहीं है। हमने बुखारी साहब की बात को कोट किया। अच्छा, लेफ्टी जो होते हैं मैं आपको वही बताती हूँ। एक डेटा सामने आया है, आपने देखा है कि जो राइट आर्म बॉलर होता है, लेफ्ट आर्म बॉलर होता है, जो लेफ्टीज होते हैं वो ज़्यादा विकेट्स भी लेते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉलिंग करते हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं और जो राइट हैंड से लिखते हैं, उनमें जो लेफ्टीज़ होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, जो राइट हैंड से लिखते हैं तो वो क्या डफर होते हैं? अब आपको पता होते नहीं, आप राइट हैंड से लिखती है ना। मैं राइट और लेफ्ट बोथ, मैं लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अच्छा, वैसे जितने बड़े बड़े एरिस्टोटल, ओबामा, वसीम अकरम और इवन मैं, हम सब जी बिल्कुल। हम सब लेफ्ट हैंड। आपको शायद अपना नाम पहले रखना चाहिए था, आपसे लिस्ट स्टार्ट होगी फिर उसके बाद। अच्छा जी, ये है कि ये ज़्यादातर जो है इनके जो दिमाग के 2 हिस्से हैं, जो बाएं हाथ से खेलते हैं या बाएं हाथ से, तो इनके जो दिमाग के दो साइड्स हैं, दिमाग के 2 हिस्से हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, उनके नर्व्स इस्तेमाल होती हैं। जो लेफ्टी होते हैं उनके दिमाग के दोनों हिस्से यूज उसके लिए दिमाग होना चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है दिमाग हो, और उसके बाद जो है वो इसको इस्तेमाल भी किया जाए। लेकिन ये वैसे राइट हैंड वालों की पूरी, आपने उनको क्रेडिबिलिटी को चैलेंज। जी, उनके दोनों हिस्से। फिर उसके बाद ये है कि जो बाएं हाथ वाले होते हैं उनका झुकाव भी ज़्यादा होता है, और मतलब वो कोई भी काम, आई मीन इंटेलिजेंस की तरफ, उनका जो माइंड है वो बोथ साइड काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ में फोकस्ड होते हैं। इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वैसे भी लेफ्ट हैंडर मैं वो ये रिपोर्ट पढ़ी हूँ कि मेरे लिए खुद बड़ा हैरान था। और ये तो राइट हैंड वालों के बारे में क्या कहा गया है? जी, कहा गया है उल्टे हाथ के जो लिखा रही, मैं सिर्फ लेफ्टीज की बात कर रही हूँ, उसमें ये है कि टेस्ला, अरिस्तु और मैर्क्यूरी, ये सब जो है, मार्क ट्वेन, ये सब जो है वो लेफ्टीज हैं। और कोई पेंटर है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा एडवेंचरस है, तो ये सब जो होते हैं ना, वो इसमें झुकाव जो मैं बता रही हूँ, जिसको ये सोचना चाहते हैं उस पर बड़े फोकस्ड होते हैं। और आपको पता है कि जो लेफ्टी हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है, उनको तो खुद इतनी क्वालिटीज़ का नहीं पता होगा कि जो आज हमने बताई हैं। ब्रेक पे हमें जाना है, लेफ्ट हैंड से एक ब्रेक लेते हैं। लेफ्ट हैंड से ब्रेक के बाद आपको ज़्यादा जल्दी है आपको। अभी टाइटल चल रहा था और मैंने कहा फौरन से बता दें कि हम आ चुके हैं वापस। ये होती है एक्साइटमेंट अपने लोगों से। सेकंड हाफ है ना, एग्जैक्टली सेकंड हाफ है, तो उसमें एक अच्छा दूसरी तरह एनर्जी चाहिए होती है। फर्स्ट हाफ की एनर्जी दूसरी तरह होती है मॉर्निंग में, और दूसरे हाफ की एनर्जी दूसरी तरह की होती है। होती दोनों पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं, लेकिन अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे वो ये है जी, अफोर्डेबल प्राइसेस। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सबको पता है कि बुरे हाल है इस वक्त, लेकिन ये है कि अच्छे कपड़े कहाँ से मिले जहाँ से आप पहन भी ना सिर्फ अच्छे कपड़े मिले बल्कि इकोनॉमिकल प्राइसेस पे मिले। और
हमें पता है कि जो इकोनॉमिकल प्राइसेस पर कपड़े मिलते हैं वो मिलते नहीं बल्कि मिला करते थे। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ब्रांड पर 70% भी ऑफ लगा है ना, तो 70% में भी आपको कोई चीज़ 2500 अच्छा नहीं 70% ऑफ होता नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है ना अप टू छोटा सा अप टू करके लिखा होता है, तो हम लोग ये देख के चले तो जाते हैं कि 70% डिस्काउंट है, उसके ऊपर छोटा सा अप टू लिखा होता है, वो अप टू 70% तक होता है, वो 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। अगर आप उनसे ये भी एक करप्शन की, इंटेलेक्चुअल करप्शन की एक 70% ऑफ कहाँ किन चीज़ों पे है, कहते हैं वो तो सेल आउट हो चुकी हैं या वो तो है ही नहीं है, या वो इतनी बकवास होती है कि आप खरीद नहीं सकते। लेकिन अच्छे प्राइसेस, जो अच्छे कपड़े हैं जिससे आप गर्म कपड़े और सर्दियों में जो है वो कवर्ड भी रखते हैं, वो लंडा बाजार, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो है वो अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी इतनी महंगाई है, वहाँ पर भी इतनी चीज़ें महंगी हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नई दुकानें हैं वहाँ पर। पूछ लेते हैं ना, लुंडा बाजार में हमारे नुमाइंदे PNN के गौहर अली वहाँ पर मौजूद हैं। गौहर, आप लुंडा बाजार में मौजूद हैं, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि वाकई में पहले एक टाइम था कि जब लुंडा बाजारों पर आम लोग, गरीब लोग जाया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल क्या है? गौहर अली वहाँ पर मौजूद हैं। गौहर से भी हम बात करते हैं। अच्छा, मुझे खुद भी गौहर ने जो है वो कॉटन ही पहनी है, मुझे लगता है गौहर आज शॉपिंग खुद भी यहाँ से करके जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अभी पहले पठान बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है कि ये सारा कुछ वही बेच रहे होते थे, यहाँ तक कि ये नहीं है कि सिर्फ जैकेट्स मिलती थी, आपको और भी बाकी चीजें मिल जाती हैं। दुनिया भर की कौन सी ऐसी चीजें मिल जाती हैं? आपके स्नीकर्स, जोगर्स, आपके बड़े-बड़े ब्रांड्स के वहां पर होते हैं, शूज मिल जाते हैं। अच्छा, वैसे ना मेरा ये ख्याल है कुछ लोगों ने ना इस चीज को समझ लिया कि शायद लुंडा बाजार से शॉपिंग करना कोई गलत चीज है या कुछ ऐसा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इकोनॉमिकल चीज जहां पर आपको अच्छी चीज, एग्जैक्टली अच्छी चीज जहां से भी मिले आप लोग खरीद लें, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि कोई ब्रांड से लिया है, किसी लुंडा बाजार से लिया है, चीज तो अच्छी है ना, पहनने वाले पे जचनी चाहिए है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर तो वाकई सब चीज़ें वहाँ से मिलती हैं ना, तो ये जो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं बेटियों के जहेज़ को लेकर, अगर तो अफोर्डेबल चीज़ें वहाँ से मिलती हैं तो वाई नॉट, आप लोग वहाँ से ही चीज़ें कलेक्ट कर लें। गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, गौहर से बात करते हैं। गौहर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए इस वक्त लुंडा बाज़ार में क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग आ रहे हैं और कितना अच्छा ये पहले ऐसा होता था, राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले 2-4 साल से ना जो वहाँ के लोग हैं जो बेचते हैं लुंडा बाजारों के, जो वहाँ के जो लोग हैं जो बेचते हैं चीज़ें, उनका ये कहना है, दुकानदार, उनका ये कहना है कि इससे पहले सिर्फ गरीब लोग आया करते थे। पिछले 2-3 साल में महंगाई ने सफेद पोश तबके की भी कमर इतनी तोड़ी लोग है, अपनी गाड़ियां साइड पे गाड़ियों में खड़ी करके वो लोग वहां पर आते हैं, वहां से खरीदारी करते हैं। अब में कबाहत भी कोई नहीं है। वो बिल्कुल जो मेरे लास्ट जो चैनल था जहाँ पे मैं काम करती थी उसके बिल्कुल पास था ये लुंडा बाजार ना, तो गुजरते ऑलमोस्ट डेली मैं देखती होती थी, ऑलमोस्ट डेली। तो वहाँ पर ये था कि गाड़ियाँ जो है पुलिस लाइन्स के पास जो है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके और उसके बाद लोग वहाँ पर जा रहे हैं, रश लगा है, सॉक्स आपको मिल रही हैं, हैंड्स फ्री मिल रही हैं, आपको शूज़ मिल रहे हैं, आपको दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ से ना मिलती हो। गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज अब राब्ता हो जाएगा फाइनली। गौहर, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है बताइएगा। हम कह रहे थे कि ये मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बस गौहर, फिर आपने बताना है जल्दी से। 3 मरतबा हमने आपसे राब्ता करने की कोशिश की है, हमारी ऑडियंस जानना ये चाह रही है कोई सस्ती चीजें यहाँ पर मिल रही हैं तो हम भी प्रोग्राम वाइंड अप करके आए आपके पास। जी, सस्ती चीज़ें तो ज़रूर यहाँ मिलती रही हैं, लेकिन गिरानी की लहर से ये सस्ता बाजार भी अब जो है गैर मामूली तौर पे मुतासिर हुआ है। जिस तरह पूरे माशरे को महंगाई ने अपनी लपेट में रखा है, उसी तरह ये बाजार भी जो है महंगाई की नज़र हो गया है। ये जो मेरे अकब में जर्सियाँ बिक रही हैं, फ़रोख्त हो रही है, ये 200-250 रुपये की मिलती थी, जो कि अब ये 500 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। मैंने इनसे की कीमत पूछी है तो उन्होंने कहा ये जर्सी है कि अब कीमत 500 रुपये हो गई है। और उनका ये कहना है कि जो कंटेनर पुराने माल का 40 आता था वो अब 80,000 का आ रहा है। तो जो ये कंटेनर बाहर से मंगवाते हैं सेकंड हैंड के कपड़ों का, इस्तेमाल शुदा कपड़ों का, उसकी कीमत दुगनी हो गई है। तो ये कैसे हो सकता है कि पूरा माशरा तो महंगाई से मुतासिर हो और ये लुंडा बाजार महंगाई से मुतासिर ना हो? यानी पूरा जिस्म तो आपका लागर हो जाए, कमज़ोर, नहीफ और ज़ईफ़ हो, और आंखें या जिस्म का कोई जुज़ जो है वो मिसाली काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये देखा इस महंगाई से, यानी कि नापसंदीदा अमल से 2 अच्छी चीज़ें भी बरामद हुई, इसके बतन से 2 खैर भी बरामद हुए और एक
दीवार मेहरबानी का कॉन्सेप्ट भी अब माशरे में वजूद में आ चुका है। अवाम पुराने कपड़े दीवार मेहरबानी पे टांग जाते हैं और नादार बेवसीला और जरूरतमंद अफराद वहाँ से खरीदते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी बात आपने गौहर बताई है। और वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग चैरिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा जो अपने, लेकिन ये बात जी जो अभी यहाँ पर जिस बाज़ार में आप खड़े हैं, किस किस ब्रांड्स के कपड़े यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर भी कोई ट्रेंडिंग फैशन कोई चल रहा है तो बताएं, हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आजकल कौन सा फैशन लौना बाज़ार में भी इन है। जहाँ तक फैशन की बात है तो यहाँ ज़रूरतमंद आते हैं और उनको फैशन से तो इतनी गर्ज नहीं होती, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं। ये लेंडा बाज़ार है, यहाँ पर इस्तेमाल शुदा कपड़े जो दूसरे मुल्कों से आते हैं वो फ़रोख्त होते हैं, तो इसलिए कोई फैशन या कोई मखसूस रुझान या जन्म नहीं ले सकता। दूसरी बात जो है, कौन कौन से कपड़े फ़रोख्त हो रहे हैं, यहाँ जर्सियाँ हैं, मफलर हैं, टोपियाँ हैं, जुराबें हैं, इसके अलावा गर्म इस मौसम से ख़ुद को महफूज रखने के जूते जो हैं वो भी फ़रोख्त हो रहे हैं। तो ये अशिया यहाँ फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि ये चीज़ें माजी की निस्बत बहुत महंगी हैं। वही जो मफलर जो 50-60 रुपए का फ़रोख्त होता था, अब उसकी कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो महंगाई से ये जो बाज़ार है गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है, लेकिन और इसके साथ साथ महंगाई की वजह से अब रेंट पर कपड़े लेने का एक रुझान भी फ़रोख्त पा रहा है। तो ये जो यहाँ पर गौहर, ये बताइएगा, हम यही देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पे रश शुरू है, आपके हक़ में देख रहे हैं बड़ी तादाद में ख़रीदार वहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी से बात भी हो सके या किसी दुकानदार से बात हो कि क्या हालात हैं। आपने कहा ज़रूरतमंद आते हैं, लेकिन पिछले चंद अरसे से हम देख रहे हैं ज़रूरतमंद के साथ साथ दौलतमंद लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो जो मिडिल क्लास था वो भी क्या कहते हैं, अब गुर्बत से जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जाता जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो एक दुकानदार है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि वो इस वक्त ये एक जर्सी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी रेहड़ी पर खड़ा हूँ, ये 500 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ख़रीदारों का भी सुबह के वक्त इतना रश नहीं है, लेकिन कुछ ख़रीदार यहाँ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं किसी जर्सी फ़रोख्त करने वाले से या ख़रीदार से हमारी बात हो जाए। या बात करते हैं। भाई हेलो जी, ये जर्सियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं आप, ये कितने की जर्सी दे रहे हैं आप? ये 2500 का। 2500 की जर्सी दे रहे हैं? 2500 की? 1800। उन्होंने कहा जी 2500 की जर्सी दे रहा हूँ और इसमें कुछ तखफीफ हो सकती है। 2500 की तो नई जर्सी भी जो है वो बाजार से उसने क्या है, गौहर आप लेने वाली बात करें, आपके लिए 1800 की कर दी है उसने। आप लेने वाली बात करें 2500 से वो 1800, थोड़ी देर कैमरे के सामने इसको और रखते तो इसने आपको 1000 की दे देनी थी। नहीं, मैंने जो शर्ट पहन रखी है वो भी मैंने यहीं से खरीदी थी। हाँ, ये कहने का मकसद ये है कि बस अब आप इसके ऊपर कोई जैकेट प्यारी सी खरीद लें। अच्छा, वाह, मेरी मिसेज ने इस शर्ट को स्टिच किया है और ये मैंने 200 रुपए की आज से 1 साल पहले ली थी और ये भी कुछ 400 रुपए की होगी। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब जो दरमियाना। तो दूसरी जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये एक इंडस्ट्री यूनिट है। यहाँ पे अगर एक स्टिचर 2 स्टिचर बैठ जाएं, वाशर बैठ जाएं, ये छोटा सा ड्राई क्लीन का एक प्लांट लग जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उनके मसाइल। अच्छा गौहर, आपने कहा कि आपने 200 की ये शर्ट खरीदी थी। हम चाह रहे हैं कि आज अपने लाइव प्रोग्राम में आपकी जो बार्गेनिंग स्किल्स है ना उससे मुस्तफीद हों, किसी से कोई जरा बार्गेन करें, देखते हैं आप कहाँ तक कम करते हैं। हो सकता है फिर हमारा भी मूड बन जाए। देखते हैं आज आपके स्किल्स। भाभी भी देख रही होंगी आज आपको। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी बार्गेनिंग स्किल जो है बहुत कमजोर है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, आपने 200 की शर्ट ले ली है। इनको बुलाएं जरा। अच्छा, मैं दूसरी इतने मैंने इनको कहा है जो फ़रोख्त कर रहे हैं उनको बुलाया है, तो ये एक इंडस्ट्री यूनिट बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो खरीदार यहाँ पर आता है उसको साइज का भी बड़ा मसला होता है। उसको अगर यहाँ पर साइज के कोई सिस्टम हो जाए कि इस दुकान पर ये साइज दस्तियाब है, इस नोयत के कपड़े दस्तियाब है, ये आगे से पूछते हैं भाई आपने बताया कि 2500 की फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ये कितने की देंगे हमें आप? यार ये 1700-1600 का देगी। 1700। उन्होंने कहा जी मैं 1700 पे आ गया जी, 1700 की ले लिए जी। 1700 और कुछ कम कर सकते हैं मेरे लिए? मैं देखे मैं आपको कवर कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे तो रियायत होनी चाहिए ना। और कम नहीं होते, बस ये इसका 1500 अपना खरीदे। ये कर लेगा 1200 वो 1500 पे। अच्छा, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप कुछ और मजीद कम कर दें? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप तो कुछ कम करें यार। 1000 गौहर फाइनल 1000 कह रहे हैं। 1400 का गौहर 1000 कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1400 सिर्फ आपके लिए।
1400 से ये कहते हैं, पठान मान गौहर अली के जाएंगे, लिए मान 1400। जाएंगे। गौहर फाइनल 1000 कर दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1000 उनसे कहें, 1000 में दे दें। 1000 रुपए ठीक है यार, वो कह रहे हैं 1000 रुपए तक तो मुनासिब है यार, उन्होंने भी लेनी है ना, स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी लेनी है, तो कितने, अगर आप 3-4 ले तो कितनी देंगी? चलें ठीक है, उन्हें कहा 1000 रुपए में ना दें, बस कैमरे की तरफ देख के हाई कर दें क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गौर हमें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया, लेकिन और फायदा उठाएं, उनकी हमने हाई बाय पे गुजारा किया। गौहर फायदा उठाएं ताकि वो अगर 1400 पे माने ना, 1000 पे भी मान ही जाएगा, क्योंकि ये पठानों की रेट ऐसे ही होती है। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जी हमारे पास जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, अच्छा ये वर्ल्ड कप जब ख़त्म होगा ना, वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद हमारे साथ सीरीज़ भी होनी है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन होगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होनी है। लेकिन उससे अलावा जो हम अच्छा अभी जर्सी की हम बात कर रहे थे, तो ये आपको पता है कि लोग अक्सर कोट पहनते हैं, जैसे कि आपने कोट पहना हुआ है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जब से मैं प्रोग्राम करना शुरू हुआ, जब से मीडिया में आया। जब से अच्छा ओरिजिन की बात कर रही हैं आप? ओरिजिन की बात कर नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने तो अपने बारे में बताना है। कोट का लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं कोट, लेकिन ये जो इतनी ये सूट, ये जैकेट, ब्लेजर्स और इसकी नई से नई जो है ना वो नाम और ट्रेंड्स भी आते जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा ये जो हुआ है जी, ये इसको कई बार जो है इसको बंद भी किया गया था, ये जो ये कोट बनाने वाला है, लेकिन अब बज़ाहिरी तौर पर जो है ना इसको शुरू कर दिया गया। और जो इसकी बाहर वाली पॉकेट है, जो आपको जिसमें आप पॉकेट स्क्वायर भी रखते हैं, कभी इसको ख़त्म कर दिया जाता है, कभी इसको वापस ले लिया जाता है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही यहाँ पर जो साइड पर पॉकेट थी वो परमानेंट थी, कभी इसको बंद कर दिया जाता था, कभी इसको रखा जाता था, उसको मजीद इंटरेस्टिंग और मजीद दिलकश बनाने के लिए। कहना क्या चाहती हैं? क्या मतलब? इसके ट्रेंड्स कब से आए, कुछ ये बताएं जरा। तो यही बात है ना कि वो कभी कोई लोग अपना, अब देखिए स्टाइल है ना, कोई लोग वेस्ट कोट पहनकर बटन बंद करके रखते हैं, कोई बिल्कुल लूज इसको ओपन छोड़ देते हैं। एक कोट के अंदर इतने फैशंस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जी, इतने फैशंस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हर एरिया का, हर शहर का, इवन कि हर कंट्री का एक अपना अलग फैशन। अच्छा ये 19वीं सदी को आया था, ये भी मैं आपको बता दूं। ज़्यादा पुराना नहीं है इसका मतलब। हाँ 19th सेंचुरी जो है ना ये तब से आया था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा जो 19th सेंचुरी से ये 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ है। ये रेडीमेड सूट जो तैयार किए जाते थे, और अच्छा इसको कुछ लिहाज तक ये जो शाही लिबास थे ना उसके बाद से ये आया है। पहले जरा एक शाही, आपको पता है वो ट्रेडिशनल और तरह के होते थे। लेकिन आपने एक चीज नोट थोड़ा ये इंग्लिश स्टाइल में फैशन जो है ना एक मखसूस टाइम के बाद खुद को रिवाइव करता है। यप एब्सोल्युटली। एक ये फैशंस पहले भी होंगे, फैशन में थोड़ी बहुत जरा उसमें मॉडरेशन आ जाती है, बट अल्टीमेटली फैशन जो है एक चीज के बाद जो है ना वो रिवाइव करता है फैशन खुद को, इंडस्ट्री खुद को अपडेट करती है। आप ये देखिए जो ड्रेस है ना उसके भी डिफरेंट स्टाइल है। कोई लोग जो है वो अच्छा कोट के पीछे कट होता है, अब वो कट क्यों है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। फिर उसके बाद कोई कोट बंद करते हैं तो सबसे नीचे वाला बटन बंद नहीं करते हैं, दरमियान वाला बटन। अच्छा मुझे आज तक खुद ये मंतक समझ नहीं है, मतलब ये करना, अब बल्कि जो दोनों बटन बंद करता है उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है और उसके बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि इसको कोट पहनने के एटिकेट्स नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा वैसे बाय द वे हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि सेकंड बटन बंद नहीं करना है, बट मुझे ये नहीं समझ आती अगर बंद नहीं करना है तो फिर लगाया क्यों है? अच्छा ये इसकी वजह ये है कि इसकी असूल के मुताबिक कोट पे बटन 2 या 3 होते हैं, लेकिन आखिरी बटन को खुला रखना चाहिए और ऊपर के 2 बटन या उनमें से एक बटन बंद कर दें। बरतानिया के जो यही है बताने लगी, बरतानिया के जो बादशाह थे एडवर्ड हफ्सम, उन्होंने 1901 से 1910 तक के बरतानिया के बादशाह रहे हैं। ये उनका फरमान है। अच्छा ये उनका फरमान शाही फरमान है कि निचला बटन बंद नहीं करना और आप अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं। बरतानिया के लोगों का फरमान आखिर हम क्यों फॉलो करें? अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती है, ठीक है फिर बंद नहीं करना तो ये बटन उसकी वजह ये थी कि वो मोटे थे नीचे से वो मोटे थे ना, हम तो मोटे नहीं है। वो बटन बंद नहीं कर सकते थे तो उन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया। अब से जो है ना मैं तो बटन लाजमी बंद करूंगा, क्योंकि ना तो मैं मोटा हूँ ना तो हम कोई शाही रूल के अंडर काम करते हैं, तो कर लेना चाहिए। वो मोटे थे नीचे से बटन बंद नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से फिर पीछे कट भी लगाया गया। मौसूफ ने शाही फरमान जारी कर दिया। जी वो जो पीछे कट भी लगाया ना कोट का, मोटापे की वजह से लगाया। अच्छा मैं ये समझ रहा था कि जो पीछे कट
लगता है बटन बंद नहीं करने, इसके पीछे कितनी बड़ी कोई मंतक होगी, कितनी बड़ी कोई दलील और लॉजिक होगी। शायद बटन बंद करने से कोर्ट की कंपोजिशन खराब ना हो जाती वो हो। इजीली बैठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने पीछे कट रखवाया कि वो इजीली बैठ सके, क्योंकि मोटे थे। फिर उन्होंने आखिरी बटन को बंद करना इस वजह से छोड़ दिया कि वो उनसे बैठा नहीं जाता था, उनका और उनके इस ओबेसिटी की वजह से उनकी जो ड्रेस कोड था उसको पूरी दुनिया आज फॉलो कर रही है। यस एब्सोल्युटली भाई, आप ये वैसे आपने मेरे और हमारे व्यूवर्स के में वाकई में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है कि हमें आज तक ये समझ नहीं आती थी कि निचला बटन बंद क्यों नहीं करना। अगर बंद करते थे तो बाकायदा उड़ाया जाता है ना। हाँ जी, चलें जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात शेयर की है आपने हमसे, मेरे भी खुद दिल में इजाफा हुआ है हमारे व्यूवर्स के। अब के बाद मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप पूरा 2 पीस पहनते हैं तो निचला बटन बंद कर दें। इसमें अब ना कोई मजाक उड़ाएगा, बल्कि आपने उसको बताना है ये जिनको हम फॉलो करते हैं उसकी वजह क्या थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी इस मुआशरे के जो घिनौने चेहरे हैं ना, जो पहलू हैं, उन पर रोशनी डालते हैं कि हमारे यहाँ पर किस किस्म के हैवानियत से भरे हुए लोग रहते हैं। जो लोग जिनको बेसिक फैसिलिटी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, अगर आप अच्छे घर में पैदा हो गए हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है, या अगर कोई बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हो गया है जिसको बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, जिसको अपनी जान के लाले पड़े रहते हैं, जिसका बाप जो कमाई करके लाता है उसमें सिर्फ वो उनको खिला सकता है, ना उनको पढ़ा सकता है, ना अच्छी तालीम दे सकता है, ना अच्छी उनको एक अच्छी फर्निश्ड लाइफ दे सकता है, तो उसमें उनका क्या कसूर है। और फिर ऐसे लोग, बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, कहीं ना कहीं पर इनको मुलाजमत के लिए भेज दिया जाता है। अब जो मजदूरी कर रहा है, जो कि कोई काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, जो मजदूर कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, किसी के खेतों में कोई काम कर रहा है, वो इस वजह से इस गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को भी तालीम का बुनियादी हक मिले, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके बावजूद भी जिम्मेदारी, तो हम क्या इस पे बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा करना है? इसमें वो अब बाहर अगर कोई बच्चा ऐसे गरीब घर में पैदा होता है कि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, स्टेट्स हैं हमारे यहाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले पहले। हाँ, लेकिन अभी जो हम बात करें, इतना दिल खराश वाकया है कि दिल दहल जाते हैं। एक यतीम बच्चा जिसका बाप उसके सर पर नहीं है, 14 साल का वो यतीम मुलाजिम, 4 बहनों का इकलौता भाई, जिसमें आप देख रहे हैं, और 4 बहनों का इकलौता भाई जिसके पढ़ने लिखने की उम्र है, वो वहाँ पे मजदूरी कर रहा था। लेकिन और मजदूरी के लिए पैसे कितने थे? 150 रुपए, 150 रुपए, जिसमें से 60 रुपए रोज का किराया था। लेकिन जो उसकी दुकान का मालिक है आसिफ, उसने उस बच्चे पर, अब पता नहीं क्या गलती होगी, क्या बड़ी से बड़ी गलती होगी, लेट आया होगा, क्या नुकसान कर दिया। चलें, आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, आपको 2 लाख का नुकसान हो गया, उसको उस पर खोलता हुआ पानी डाल के उसको जला दिया। माय गॉड, खोलते पानी में उठा के फेंक दिया गया। अंदाजा लगाए, उसको पहले मारा, मारते मारते उसको खोलते हुए पानी पे फेंक दिया। अब वो गलती से गिरा या गिर गया, गलती तो उसकी है। 4 दिन वो हयातो मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा है, और 4 दिन के बाद वो बच्चा सिसक सिसक कर, मेरा तो ख्याल है कि 4 दिन जिस अजियत में उसने गुजारे होंगे ना, उसकी तो मरने के बाद मुश्किल आसान होगी। आप ये देखिए कि वो यतीम बच्चा है, यतीम बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये रानीपुर के ईरानी बाजार में ये वाक़या पेश आया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि किस किस्म के लोग हैं हैवानियत से भरे हुए, कि आप उसको कितनी दे रहे हैं सैलरी, कितनी लाखों रुपए की सैलरी थी, उसको रोज़ का 150 रुपया मिल रहा था, जो कि जिसमें से 60 रुपए तो बेचारा यहाँ तक पहुँचने के लिए आता था कि यहाँ पर किराए के रज़ में। देखें उस गरीब के घर पर क्या क़यामत हो रही होगी, उन बच्चियों का जिनका इकलौता भाई कफील था वो दुनिया से चला गया, बाप का साया उनके सर पे पहले नहीं है। उन 4 बहनों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने उस अपने भाई को खाना खिलाकर दुकान पर भेजा होगा कि चंद 4 पैसे कमा कर लेकर आएगा। लेकिन इंसानियत शर्मा जाती है कि उस बच्चे पर, यतीम 14 साल का बच्चा, क्या जिस शख्स ने मारा है इस आसिफ नामी इंसान नुमा दरिंदे पर, क्या इस शख्स के अपने बच्चे नहीं हैं, अपनी औलाद नहीं है? उसका ज़मीर, उसको रात को कैसे नींद आ सकती है भाई ये इस किस्म की हरकत करने? ये हमारे माशरे का ऐसा पहलू है, आए रोज़ एक ऐसा वाक़या होता है जो पिछले वाक़ये से ज़्यादा वर्स्ट होता है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है और हमें पता नहीं, कई दफ़ा ये सोचने में मजबूर होते हैं, क्या हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं? आपको पता है इस्लामाबाद में जज के घर जो घरेलू मुलाजमत थी रिजवाना,
उसके साथ जो जुल्म सितम हुआ, किस तरीके से रोजाना एक से एक जो चीज़ है ना, और दूसरा ये कि इनको पता है कि बड़े लोग हैं, अकाउंटेबल नहीं है। जब इनको पता होगा ना कि हम अकाउंटेबल हैं, हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना, तो उसके बाद इनको समझ आएगा। अभी उन्हें पता है अकाउंटेबल, वो जज की बीवी थी, उसको अकाउंटेबल नहीं थी। ये फैक्ट्री का खुद मालिक होगा, उसने कहा मैं अकाउंटेबल नहीं। किसी SHO को या किसी पुलिस वाले को पैसे देंगे, पैसे देने के बाद वो ना तो मुकदमा दर्ज होगा, और अगर मुकदमा दर्ज हो भी गया तो उसको क्या होगा कि वो बेचारे खुद गरीब हैं। वो 4 बहनें कहाँ से वकीलों की फीसें देंगी, कहाँ पे अदालत से इंसाफ मिलेगी? गुस्सा होना या अकाउंटेबल होने का डर होना या ना होने की बात नहीं है। किसी इंसान में अगर रत्ती भर भी इंसानियत होती है ना, हल्की सी भी इंसानियत की रमक हो, तो वो इस तरह का कदम नहीं उठाता। असल में तैश में, गुस्से में इस किस्म के कदम उठाए जाते हैं। गुस्से में आकर आप आपे से बाहर हो जाते हैं। ये गुस्सा जो है, आप ये देखिए ना, ये गुस्सा इतना अक्लमंद है। गुस्सा कभी अपने से ताकतवर पे नहीं आया, अपने से कमजोर चलता है। तो बेचारे गरीब उस यतीम बच्चे पर जो सिर्फ 14 साल का था, और उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया। मेरा ये ख्याल है अब जो होना था वो तो हो चुका, जिनका प्यारा दुनिया से जाना था वो तो जा चुका, लेकिन इस वहशी दरिंदे को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए है। रियासत को इसका मुद्दई होना चाहिए है, वरना होगा ये कि वो बेचारी बच्चियाँ जिनके सर पर पहले ही बाप का साया नहीं है, एक भाई था वो भी अब दुनिया से चला गया, उनकी तो दाद रसी, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला तो कोई मौजूद नहीं होगा। रियासत को ऐसे लोगों पर चाहिए है, मुद्दई बनना चाहिए है, और इस हैवान शख्स पर जिसने ये जुल्म किया है उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए है। वरना हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं, हम कुटते हैं, हम आपसे अपने दुख दर्द बयान करते हैं, ऐसे वाक़यात सुनाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन वो देखे ना, कानून चंद दिन हरकत में आता है, जैसे मीडिया की नज़रों से ओझल होते हैं तो फिर ताकतवर बाहर होता है। ये जो दुकान का मालिक था, इस पर एक तो पहले चाइल्ड लेबर कि कम से अंडर एज बच्चा था जिस पर ये काम करवा रहा था, चाइल्ड लेबर का इस पर क्लॉज लगने चाहिए। फिर इसने जो उसको मारने की कोशिश की है, फिर उसको बल्कि मर गया, कोशिश क्या की है, वो भी उस पर लगने चाहिए। तो ये बड़ी दुख वाली बात है। आलिया सानम वर्नी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आलिया, इतना दिल खराश वाक़या है कि इसकी जिस तरह मजम्मत से मुझे लगता है आगे बढ़कर कुछ करना होगा। इतना दिल दुख है कि कैसे छोटा सा बच्चा और उसको खोलते पानी पर डाल दिया है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, इसमें पहले ये बताइए रेशो कितनी है कि जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको क्या सज़ा भी मिलती है? नहीं, देखिए सजा का तस्वुर तो सालों हो गए मुझे बात करते हुए और अपील करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, सब कुछ करते हुए, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पर बात करते हैं, जैसे आप सब मीडिया के लोग भी हैं। सजा होते नहीं देखिए उस तरह। यहाँ माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर सजा नहीं होती। अच्छा, कानून मैंने बनते बहुत देखे, कानून पहले भी मौजूद थे, अगर खाली उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो बेहतर था। ये 2-3 लफ्ज मुतवातिर हर वक्त हम बोलते हैं, कवानीन बनने चाहिए, फिर हम कहते हैं कवानीन बहुत है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये लफ्ज आप हर एक के मुंह से सुनेंगे। तो इसका मतलब ये कि सजा हम देना नहीं चाहते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सजा देना चाहें, इससे सपाक लोगों को हम ना दे सके। बात यह है कि मुझे लगता है कि हम हसास माशरा नहीं रहे। हमारे दिल में वो जो एक इंसानियत वाली एक हसासियत थी ना, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तों, बल्कि रिश्तों में भी कई जगह मैंने दरार देखी है। तो मुझे लगता है हसासियत जिस माशरे में खत्म हो जाती है, वो माशरा अपने आप ही खत्म हो जाता है। और हमारे अंदर इतने सालों में ये चीज परवान चढ़ गई है। अगर हमने इस माशरे को जिंदा रखना है, इंसानों को जिंदा रखना है, तो एक तरफ तो कानून है, वो सारी चीजें वो अपनी जगह, दूसरी तरफ हमारे पास पहले थिंक टैंक भी थे, हमारे पास पहले फैमिली सिस्टम में बूढ़े बुजुर्ग भी थे, हमारे यहाँ पहले मस्जिद मेंबर पर भी बहुत अच्छी बातें हुआ करती थी, वहाँ पर सियासत उस तरह नहीं हुआ करती थी जैसे अब नजर आती है। पहले उस्ताद भी उस्ताद हुआ करते थे, अब उनको भी ये बता दिया कि हम भी पैसे देते हैं बच्चे, तो उनके दोनों तरफ से मसाइल है। अगर मैं बच्चे को गलत कहूँ तो मैं उस्ताद को भी कहूंगी, जो इतने ट्यूशन सेंटर्स खुले, जो जगहें खुली, वो क्यों खुली? और अगर बच्चों को कहूँ तो उनको माँ बाप ने ये बताया है कि आपकी फीस से उनकी सैलरी जाती है। जब पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उस वहां पर भी बच्चों की तरबियत प्रॉपर नहीं कर रहे। बच्चे जो है माँ बाप उनको फेवर करते हैं, उनके गलत कामों में भी, फिर बच्चों की बुराइयों को हम छुपाते हैं। अब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती, और दूसरी तरफ जब हम तरबियत की बात कर रहे हैं तो हम अपने ही बच्चों को सही तरबियत नहीं दे रहे। आज का बच्चा कल का जवान, वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब पैसा हो, देखिए अगर उनके पास पैसा होता है, यानी बड़े बाप के बच्चे हैं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उनको पता है पैसा देके बच जाएंगे। अगर
वो छोटे इंसान है, छोटे इंसान तो एक ही बराबर होते हैं। मैं पैसे की मत में कह रही हूँ, गरीब है कुछ है, वो किसी का आलाइकार बन जाता है। लेकिन आलिया साहिबा बात तो वही है ना कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के सामने अपने मुलाजमीन पर गुस्सा करेंगे, उनको डांटेंगे या उन पर ज़रा कोई तशद्दुद, डांटना तो चले फिर किसी हद तक समझ आता है, लेकिन ज़रा अखलाक से गिरकर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। फिर हमारी सोसाइटी है, आप क्या समझती हैं हमारे जो पिलर्स हैं ट्रेनिंग के, मस्जिद मकतब है, मदरसा है, मिंबरों मेहराब है, ये तो सब फिर हमारे तालीमी इदारे हैं, ये तो फिर नाकाम हुए हैं। लेकिन अब ये जो मामला है स्पेसिफिक, अगर मैं आज के इस वाक़े की बात करूं और बेशुमार एक लंबी फहरिस्त है उन वाक़यात की, रियासत कहाँ खड़ी होती हुई आपको नज़र आती है? अब ये यतीम बच्चा, 4 बहनें उसकी, अब उनके सर पे तो कोई, घर पे अब कोई मर्द रहा ही नहीं है, तो क्या रियासत को मुद्दई नहीं बनना चाहिए इस मामले पर? 100% बनना चाहिए। अल्लाह करे कि 2-4 दफा बन जाए और सजा तक पहुंचाए। अंजाम ऐसा हो कि दुनिया देखे, ऐसी इबरत हो कि दुनिया देखे। अल्लाह करे, दुआ भी है, कहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश भी करती हूं। और फुटेज मौजूद है, ये तो इसमें तो बिल्कुल ये क्लियर एंड क्रिस्टल केस है, फुटेज मौजूद है, कोई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल। और देखिए, ये इसने कोई पहले बच्चे के साथ ऐसा नहीं किया होगा। एक बात और बताऊं, क्राइम एकदम इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाता कि एक दिन वो सुबह उठा और उसको लगा उसने ये काम करना है और उसने खोलते हुए पानी में बच्चे को डाल दिया। ये अचानक नहीं होता। हम जब मुजरिम को पकड़ते नहीं है, देखते नहीं है, तो हम उसकी हौसला अफजाई करते चले जाते हैं। ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज होती है कि मुजरिम ने एक जुर्म को शुरू किया, फिर करते करते एक वक्त उसको लगा मैं तो कुछ भी कर लूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर जब टीम वर्क बन जाता है ना, तब भी मुजरिम बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे उसने क्राइम कभी छोटा मोटा शुरू किया, उसको अकेला था, अब उसको पता है ना अगर ऐसा कुछ होगा पुलिस पकड़ लेगी, केस हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है तो उसकी सेटिंग्स भी होती चली जाती हैं। जब सेटिंग्स वगैरह भी हो जाती है, फिर तो मुजरिम का बस नहीं चलता कि सारी दुनिया को बर्बाद करके अपने आप को आबाद कर ले, सबको खत्म कर दे, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं तो फ्रॉड हूँ। और अब इस वक्त हर दूसरे तीसरे बंदे जिसके पास पावर है ना, जब आप उसको करीब से जाकर देखें, बातें से बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। आप बड़े से बड़े बंदे को जो बड़े से बड़ा जुर्म कर रहा होता है, बड़ा मुजरिम है, जब आप उसको बात करते हुए देखेंगे, वो कई दफा इतना कुछ तो नजर आते हैं, कुछ इतने डिसेंट होते हैं, आप बात करें आपको लगेगा नहीं यही शख्स जिसने सारे काम किए होंगे। जब कभी आप उसको किसी आम महफिल में उसमें देखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो इस किस्म का इजहार भी कर रहा हो। इतने चेहरे चढ़े हुए, इतनी मुनाफिकत है कि हम उनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन ऊंची दुकान फीका पकवान, मुनाफिकत है, बिल्कुल सही बात है। रानीपुर का वाकया हुआ था, उस बच्ची की फोटेजेस आई, किस तरह से आई, और क्या रानीपुर में क्या कुछ होता है क्या हम जानते नहीं है? क्या पहला वाकया था जिस आदमी ने काम किया था उसका ज्यादा इस किस्म का काम करता था? वो तीसरी नस्ल है, क्योंकि तीसरी नस्ल तक हुकूमत को, लोगों को, वहाँ की आम आवाम बेवकूफ बनाते रहे। ये तो एक वाकया था जो रिपोर्ट हो गया, वरना बेशुमार ऐसे वाकयात, ऐसी कहानियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, आलिया साहिबा ये बताइएगा कि अभी जो एज अ सोसाइटी कितनी एफर्ट हमें करनी चाहिए है, क्योंकि जाहिर है जिस जगह पर ये दुकान होगी वहाँ पर उसके वो रहता होगा, तो सोसाइटी के अंदर जो इर्द गिर्द के लोग हैं या जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, एज अ सोसाइटी कलेक्टिव एफर्ट हमें क्या करनी चाहिए? इस तरह का अगर कोई वाक़या पेश आ जाता है तो फिर किस तरह से सोसाइटी को रिएक्ट करना चाहिए इस शख्स और इसकी फैमिली के अगेंस्ट? देखिए, मैंने अपनी सोसाइटी को एज एन इंडिविजुअल तो अच्छा देखा है, यानी इंसानी तौर पर लोगों के दिलों में दुख होता है। मैंने अपनी सोसाइटी को एज अ सोसाइटी नहीं देखा। मतलब बहुत अच्छा हुआ मेरी सोसाइटी सिर्फ सैलाब, जलजिले, उसमें कोई बहुत ही तकलीफदेह चीजों तो सामने आती है, अदरवाइज मेरी सोसाइटी इंडिविजुअल बन गई है। सोसाइटी अगर कुछ करना चाहे तो उस बंदे को इंसान उखाड़ कर फेंक सकता है। इसराइल के लिए अगर बाइकआउट किए जा सकते हैं और इसराइल पे आज नहीं कल और इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो सोसाइटी अगर सिर्फ सोशल बाइकआउट कर दे, और जैसे आपने कभी बेचारी मासूम औरतों का अंजाम देखा है जिनके साथ जबरी जना भी हो जाए, ज्यादती हो जाए, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती और जिंदगी भर के लिए अपने आप को अकेला पाती है। तो क्या इस किस्म का काम ऐसे मुजरिमों के साथ नहीं हो सकता? क्या ऐसे मुजरिमों को हम आइसोलेट नहीं कर सकते? क्या ऐसे मुजरिमों को हम एहसास नहीं दिला सकते कि आप हमारा हिस्सा नहीं बन सकते? क्या हम उनसे उनका खाना पीना सब अपने से अलग नहीं कर सकते? उनको बेइज्जती के जुमले में बिल्कुल नहीं ला ठीक है, सकते? सफ़र करेंगे तो पता चलेगा ना कि किस किस्म की हरकत इन्होंने की है। बहुत शुक्रिया मैडम आलिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आई थिंक इंसानियत से गिरे हुए, आई थिंक कोई जानवर भी किसी के साथ ऐसा ना करे, जो हम ये हैवानियत से भी नेक्स्ट लेवल है जिस किस्म के वाक़यात होते हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, जो अब का ये हमारा सेगमेंट है ना, पेरेंटिंग के हवाले से पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा बड़ा इससे वो इस्तेफादा हासिल पेरेंट्स कर से सकते भी हैं, ज़्यादा इससे ना बहुत ये मुस्तफीद हो बच्चों सकते के हैं। लिए बड़ा ख़तरनाक है। बिल्कुल, बच्चे जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारे राइट्स, अब तो बच्चों के भी बड़े राइट्स हैं, स्कूल में उनको डांटना नहीं है, पेरेंट्स ने उन्हें डांटना नहीं है, बड़ा वो फील करते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है गेम्स का। हमारे तो स्कूल में एक गेमिंग पीरियड होता था, या फिर ऐसा होता था कि शॉप्स होती थी किसी ना किसी एंड पे मार्केट में ना, एक शॉप होती थी, वहाँ पर गेम्स खेलने जाते थे। अच्छा, ये जिस तरह हम लोग ना नशा तो समझते हैं सिर्फ कोई शराब का या फिर बाकी जो है सिगरेट्स का, सिगरेट का, बाकी, यही हाँ। एक नशा है, लेकिन ये गेमिंग भी एक नशा है। नशा क्या है? एक्सेस किसी भी चीज़ की, वो नशा। एग्जैक्टली। अभी देखिए पबजी जो खेलते हैं, किस किस्म के ये उसके साइड इस इफेक्ट्स हद हैं। तक बच्चों को डैमेज कर चुका है, बच्चों की मेंटल हेल्थ को डैमेज कर चुका है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता ना कि एक बच्चा हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन में, गैजेट्स में घुसा हुआ है, गेमिंग कर रहा है। बाज़ दफ़ा तो पबजी गेम के ज़रिए बच्चों के अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर्स पैदा हुए हैं, उन्होंने बाकायदा वॉयलेंट हो गए हैं, वॉयलेंट बिहेवियर, उनके अंदर वॉयलेंस पैदा हुआ है। आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? पेरेंट्स का किरदार क्या है और बच्चों को कैसे इस नशे की लत से निकाला जा सकता है? लाइफ कोच डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आप तो पेरेंटिंग पर हमेशा से बात करते हैं, आपका तो ये सब्जेक्ट है। अब सर, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, सर क्या सजेस्ट करेंगे? ये जो बच्चों में एक कितना ज़्यादा रुझान पैदा हो गया है गेमिंग का, उसी की लत से फिर दूसरी खराफात भी पैदा हो जाती हैं, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? कैसे बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकाला जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत, जैसे आपने अपने शुरू में एक बात कही थी ना कि जो वालिदैन हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते। देखिए कि जो बच्चा इस दुनिया में जब आता है उसको तो मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्या होता है, मोबाइल क्या है, स्क्रीन क्या है। बच्चे के लिए हर वो चीज़ जो उसके अंदर हैरत पैदा करे और अचंभा पैदा करे, वो उसके लिए खिलौना है। जी जी उसके लिए तितली भी एक खिलौना है, आपका पेन भी एक खिलौना है, आपकी ऐनक भी एक खिलौना है, कोई सी गोल चीज़ एक खिलौना है, कोई सी त्रिकोण चीज़ एक खिलौना है। हम खुद उसको सिखाते हैं कि नहीं ये वाला खिलौना है, जो कि जो खिलौना उसका आर्टिफिशियल होगा वो उसमें हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और जो खिलौना उसका कुदरती होगा वो उसके अंदर रियल लाइफ तजुर्बात और उस तरह का पैटर्न उसके दिमाग में डेवलप करना शुरू कर देगा। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं बच्चा तो छोड़ता नहीं है, बच्चा तो हर वक्त लगा रहता है, इसमें बच्चे का कसूर तकरीबन बिल्कुल नहीं है, इसमें कसूर वालिदैन का है। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि जो स्क्रीन हम उसको दे रहे हैं ये इसको रिश्तों से दूर कर रही है और इसको एक मसनूई जिंदगी में रहने के का पैटर्न इसके दिमाग में बना रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बायोकेमिकली देखें तो हर वो चीज़ जो थोड़ा सा आपको हाई करती है, थोड़ा सा आपके अंदर एक तरह का लस्ट क्रिएट करती है, वो आपके जिस्म में एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है डोपामीन। ये डोपामीन मैं आपको याद करवाऊं कि ये वही हार्मोन है कि अगर किसी शख्स को जो बहुत दुखों में फंसा हुआ हो, कोई दोस्त तो नहीं दुश्मन, उसको कि तुम ये चरस का एक सिगरेट का कश लो तो तुम्हारे मसाइल सारे हल हो जाएंगे, तो जो सिगरेट का कश लेता है और उसको एक सुकून सा महसूस होता है, उस वक्त जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वही डोपामीन है। जब आपका बच्चा पबजी खेलकर 10 बंदों को गोलियों से मार रहा होता है और फिर जो ही उसको गोली लगती है तो साइबर वर्ल्ड में, तो उसके अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा होती है, वो दोबारा से गेम ऑन करके अब 10 में से 15 बंदों को मारना चाहता है या कोई भी लैंडमार्क अचीव करना चाहता है। मतलब कि तो वो एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है ना, वो उससे ज़्यादा करना चाहता है कि मुझे कैसे मार दिया। ये जो डिसऑर्डर है, गेमिंग डिसऑर्डर है, कुछ समटाइम्स तो पेरेंट्स खुद खुश हो के बताते हैं कि हमारे बच्चे ने तो इतनी स्टेजेस क्रॉस कर लिया है या इतना आगे तक चला गया है, ये माशाल्लाह कंप्यूटर बहुत तेज़ चलाता है, बहुत जीनियस है, इस तरह अप्रिशिएट किया जाता है। तो इस डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी तो शामिल है ना, जो इस तरह बच्चों को इनकरेज करते हैं। नहीं बेटा, कहीं ना कहीं नहीं, मुकम्मल तौर पर इस पर इन्वॉल्व। तो जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि उसके बाद उसको ना ये जो डोपामीन है ये जिस जगह पर जाके लगती है ब्रेन में, जिसको रिसेप्टर कहते हैं, जिसकी वजह से एक कैफियत पैदा होती है, सरशारी की कैफियत और हाई कैफियत,
इसकी एक खुसूसियत है, उसकी खुसूसियत ये है कि ये इन्फ्लेट होता रहता है। यानी फ़र्ज़ करें 1 नैनोग्राम डोपामीन कहीं जाके किसी को उसने एक तस्कीन दी है, तो अगली दफ़ा 1 नैनोग्राम काफ़ी नहीं होगी, वो 2 नैनोग्राम होगी। और इस तरीके से उसकी मिकदार बढ़ती रहेगी और एक वक्त आएगा कि कोई भी मिकदार डोपामीन की उसको खुश नहीं कर सकेगी। तब वो शख्स अजीब अजीब ऊट पटांग हरकतें करनी शुरू कर देगा और उसके अंदर एक कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिसे आम ज़बान में बोरियत कहते हैं। देखिए, आप गौर से ये बात को समझिएगा कि बोरियत बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। बोर वो शख्स होता है जिसके पास करने को कुछ ना हो। बच्चे के लिए हर वक्त करने के लिए कुछ होता है, उसके लिए तो हर तजुर्बा ही कुछ नया तजुर्बा होता है। लेकिन आप हेराइल कल्चर की वजह से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बच्चे बोर्डम का शिकार होते हैं, और बोर्डम पहला स्टेप है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स और इवन सुइसाइडल थॉट्स तक लेके चला जाता है। तो हमें एहसास ही नहीं है कि बच्चों को नेचुरल माहौल से दूर रखकर मसनूई माहौल में रखना बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। और मसनूई माहौल में तो रहते हैं ना, उनको लगता है कि जैसे रियल लाइफ ही उनकी ये गैजेट्स है और ये सब कुछ है। अच्छा, मैंने देखा है कुछ घरों के अंदर एक टाइम टेबल होता है कि आपने स्क्रीन टाइम अगर कोई देना है तो वो इतने घंटे के लिए देना है, उसके बाद आपने नहीं देना। तो समटाइम ऐसा होता है कि फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हम कौन सी स्टेज पर चले गए, तुम कौन सी स्टेज पर हो, उनमें बड़ी आपस में राइवलरी होती है। उसके अलावा सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने बात की थी, मैंने आपसे जिक्र किया था, बच्चों की तवज्जो हटाने के लिए आपने कहा था उसकी कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है। हाँ। बच्चों को हमने गैजेट से तो हटा दिया है, घर की दीवारों का बुरा हाल हो गया है, हमारी चीज़ों का बुरा हाल हो गया, तो बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है सर। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमारे टाइम पर कम मोबाइल फोन्स और इस तरह की चीज़ें थी, हमें तो मार खा खा के बड़ा किया है। मुझे तो ऐसा लगता है लेकिन सर, इतनी मारें खाई हैं। बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। 8-9 बजे सो जाते थे और सुबह मॉर्निंग में उठते थे प्रॉपर। जी बेटा, जो आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आ रही है। बेटा, आप जो कह रहे हैं ना हमारे जमाने में, तो मुझे तो आपका जमाना भी आज का ही जमाना लग रहा है। तो हर शख्स अपने बारे में यही कहते हैं कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था। लेकिन जी जी ना, लेकिन बेटा, असल बात, अहम और ज़रूरी बात यह है कि 5 साल की उम्र बच्चे की ज़िंदगी में उसके किरदार की तश्कील और उसके ज़हनी पैटर्न को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। लिहाजा जिसको अल्लाह औलाद की नेमत देता है तो वो अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी में से ये 5 साल इन्वेस्टमेंट के तौर पर गुजारे। जिस तरीके से किसान खेत में जब वो हल चलाता है, जब वो अपने घर से बोरियां उठा के दाना ज़मीन पे फेंक देता है और ख़ुद आराम नहीं करता और धूप में फिरता रहता है, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जिसके नतीजे में जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो एक बोरी के बदले में उसको 50-50 बोरियां मिलेंगी। हमारी जिंदगी में जब अल्लाह हमें औलाद देता है तो सिर्फ पहले 5 साल हैं जिसमें बुनियाद पड़ती है। जैसे आपका घर है तो आप घर में पहले 5 साल पहले एक नक्शा बनाते हैं, यहाँ ड्राइंग रूम होगा या डाइनिंग रूम होगा, वो स्ट्रक्चर बन जाता है। जब स्ट्रक्चर बन जाता है फिर सारी जिंदगी आप उस घर की आराइश करते रहते हैं। कभी पर्दे लगा लेते हैं, कभी पर्दे चेंज कर देते हैं, कभी सोफा यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। जो बाकी जिंदगी में इंसान की डेवलपमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती रहती है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर बनना है वो स्ट्रक्चर 5-7 साल में बनता है। तो लिहाजा कोई भी कुर्बानी हो, किसी किस्म का भी आपको अपने कैरियर के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़े, किसी तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटीज को रीडिजाइन करना पड़े, 5 साल की उम्र तक बच्चे का ये हक है कि बच्चे के साथ माँ या बाप दोनों या कम से कम एक हर वक्त उसके साथ मौजूद हो, उसको रिश्तों की अहमियत का एहसास दिलाए, उसके साथ कुदरती इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करे। तितलियां पकड़ना, दरिया पे जाना, नदी पे जाना और सहरा में जाना, रिश्तेदारों के साथ जाना। जब से हमारी एजुकेशन कमर्शियल हुई है, 2.5 साल का बच्चा उसको स्कूल्स के हवाले कर दिया जाता है, कभी प्ले ग्रुप के नाम पे, कभी किस नाम, मॉन्टेसरी के नाम से। सर, पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं बरी उल्जिमा हो जाते हैं, उनको मेड्स के, टीचर्स के हवाले कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ सर ये बताइएगा, एक तो ये जवाब दे दें, दूसरा फिर ये जो गेमिंग की लत में बच्चे मुब्तला हुए हैं, पेरेंट्स का क्या किरदार है, कैसे इससे जान छुड़वाई जाए? ऑल्टरनेटिव क्या है? हाँ, इसका सब्स्टिट्यूट क्या देंगे सर आप? देखिए, अचानक आपको ये पता लगे कि आपका बच्चा जो है वो चर्स पीने लग गया है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
जो उसके लिए आप करेंगे वही आपको किसी भी लत को छुड़वाने के लिए करना पड़ेगा। सबसे अहम चीज है कि रोल मॉडल बनना होगा। माँ बाप ये करे, एक काम अभी कर सकते हैं, आज बाजार में जाके एक छोटी सी टोकरी खरीद लें और घर का जो एंट्रेंस का गेट है उसके आगे जो भी रास्ता है वहां वो टोकरी लगा दें और ऐलान कर दें कि आज के बाद जब मैं घर आऊंगा तो अपना मोबाइल यहाँ रख दिया करूंगा। और जो हमारा खाने का दस्तरखान है या कोई मेज है उसके पास एक छोटा सा बॉक्स रख दें और कह दें कि जो शख्स खाना खाएगा ये मोबाइल उठाकर यहाँ रख देगा। जब सब लोग अपने मोबाइल रख देंगे तो दस्तरखान पर सारे बैठकर कुछ बातें करेंगे। बच्चा बताएगा आज स्कूल के साथ क्या हुआ, जो अहलिया हैं वो ये बताएंगी आज क्या हुआ, अब्बा जान अपने कुछ तज़किरा करेंगे। और अगर वो उनको ज्यादा अवेयरनेस है तो हो सकता है वहां बैठकर कोई इल्मी बात कर रहे हों, कोई ऐसी किसी बता रहे हो कि आइए हम आपको बताते हैं कि हजरत अबू बकर कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं कि आइंस्टाइन कौन थे। तो और कुछ ना कुछ बात तो होगी। जब बात होगी एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। तो वालिदैन अपने ऊपर एक पाबंदी लगाएं और उसके लिए एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। लेकिन सर मुझे लगता है कि बच्चे शायद फिर कन्विंस होकर मोबाइल रख देंगे, अब्बा जान और अम्मा जान नहीं रखेंगे। सर ये भी तो एक बड़ा मसला है। फिर हम इसको भुगतेंगे और हमारा मुआशरा पूरा भुगतेगा इसको। अच्छा, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि सिर्फ दो बातें, एक बात आप याद रखिए बस, कि मोबाइल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजाद है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। और उसका फायदा दो है, एक है कम्युनिकेशन और दूसरा है इंफॉर्मेशन। इसका जो तीसरा है वो साइड इफेक्ट है और वो है एंटरटेनमेंट। आप मोटी सी बात याद रखें, अगर आपका काम कम्युनिकेशन है तो हो सकता है मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटे रहे, वो आपको कोई मुज़र असरात नहीं होंगे। और अगर आपका काम इंफॉर्मेशन है तो आप जितनी देर इंफॉर्मेशन आपने लेनी तो आप जितनी देर मर्जी स्क्रीन इस्तेमाल करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया तो आप बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। देखें, किताब है ना, किताब पढ़ना कितनी अच्छी बात है। अगर आप किताब के जरिए से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपना इजाफा करें, अगर इसके जरिए से, यानी मेरा मतलब है गंदी किताब पढ़ के आप उसके लिए कोई लस्ट लेना चाहते हैं तो किताब का भी बहुत ज्यादा पढ़ना आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से जो भी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, जो भी चीज, उस चीज के अंदर से एंटरटेनमेंट को निकालिए। हाँ, फिर एंटरटेनमेंट कैसे करें? उसके लिए प्लेग्राउंड्स हैं, उसके लिए जिम्स हैं, उसके लिए स्विमिंग पूल हैं, उसके लिए आपके घर आएंगी ना उसमें, ये सब चीजें। हाँ, मतलब आप जितना नेचर के करीब होंगे वही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है, यही है कि खुद पेरेंट्स ने डिफाइन करना है। अगर अपना मोबाइल खुद साइड पर रखेंगे ना, क्योंकि बच्चा वही देखता है, जो देखता है वही रिपीट करता है, सीखता वो कुछ नहीं है। खुद से पहले सेक्रीफाइस करना होगा, पहले खुद से टाइम देना होगा। पेरेंट्स अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वरना ये नहीं हो सकता कि आप गैजेट्स के साथ उसी तरह इन्वॉल्व रहें और बच्चों को जस्ट मना करते रहें, रोकते टोकते रहें। खुद से पहले आपको अमल करके दिखाना होगा, उसके बाद ही फिर जाके आप कहीं तवक्को कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी कल। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।